अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त हमारा शो किसको देखना है। दूसरे आप लोग बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट जी हमारे पास ये आ रही है कि विराट कोहली जो है वो ओडीआई में रैंकिंग में जो है नंबर 1 पे आ चुके हैं। ये क्या स्टोरी है वो आपको बताएंगे। बात करेंगे बांग्लादेश, इंडिया, बीसीसीआई और आईसीसी जो आमने सामने है, क्या हल निकलेगा, क्या स्टोरी बनेगी, इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। और एंड में जो बात करेंगे वो करेंगे जो आज मैच खेला गया उस पर भी बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर देर पहली बार आए, चैनल को आप सब्सक्राइब करें, साथ ही बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सब जो नंबर 1 खबर आ रही है हमारे पास खबर यही आ रही है दाऊद साहब, आज है जी बुध का दिन और बुध का दिन जो डेडिकेटेड होता है वो होता है जी रैंकिंग के हवाले से। तो आज आई है रैंकिंग आईसीसी की और रैंकिंग में जो आईसीसी की कहानी बनी है वो ये कहानी जो है वो देखने को मिली है कि प्लेयर्स की रैंकिंग जो है वो ऊपर गई है। और रैंकिंग इस तरीके से दाऊद साहब जो है वो ऊपर गई है कि विराट कोहली आज ओडीआई के नंबर 1 बैट्समैन बन गया। देखिए काफी रैंकिंग में ऊपर नीचे हुआ है। पाकिस्तान में भी डिफरेंट रैंकिंग्स हुई हैं। बाबर आजम की भी टेस्ट रैंकिंग में, शान मसूद की भी टेस्ट रैंकिंग में थोड़ी जंप लगी है, सलमान अली आगा की भी T20 में जंप में लगी है। काफी सारी रैंकिंग्स में तब्दीलियां हुई है, लेकिन जो हाईलाइटेड पॉइंट रहा है टोटल, अगर आप देखो पाकिस्तान में भी जो टॉप पर चल रहा है, बाकी भी जगह में ट्रेंड पे चल रहा है, वो विराट कोहली की ओडीआई रैंकिंग है। विराट कोहली लगातार आप देखो जब से रिटायरमेंट दी है, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट कमाल खेले, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट कमाल खेले, इससे पहले डोमेस्टिक विजय हजारे ट्रॉफी वहां पे भी कमाल खेले, लेकिन जो इंटरनेशनल ओडीआईस में वो कमाल कर रहे थे, तो फाइनली आज आईसीसी ने उनको रिवॉर्ड दे दिया। और अली साहब रिवॉर्ड ये दिया है कि वो ओडीआई में नंबर 1 बन गया। वो विराट कोहली जो 2012-13 में पहली बार आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 बना, और अब 2026 में गालिबन 12वां या 13वीं मरतबा विराट कोहली को यह एजाज मिला है कि आईसीसी में 12वीं या 13वीं बार वो नंबर 1 आईसीसी ओडीआई प्लेयर बन चुके हैं। वेल डिजर्व थे। नहीं, बिल्कुल वेल डिजर्व थे। जिस तरीके से उन्होंने लगातार रन्स किए, ऑस्ट्रेलिया के आखिरी मैच से वो शुरू हुए, फिर हमने वो देखा साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने रन्स किए, न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले ओडीआई में उन्होंने जो है 50 रन्स किए, आज जरूर जो है वो 23 रन्स पर जो है 50+ रन्स किए। और आज इंडिया को भी देखो कि उनकी तरफ से भी जो रन्स नहीं बने, ये कहते रहते हैं विराट कोहली को निकालेंगे, लेकिन जब उसने रन्स नहीं किए तो ये मैच भी हार गए। और ये पिछला मैच भी हारते थे, यकीन करो। वो पिछले मैच में वो खड़ा होकर वो रन्स ना करता, ये मैच भी हार। पिछला मैच में जो विराट कोहली ने कमाल किया, ऑलमोस्ट 100 उनका मिस हो गया, लेकिन वो विराट कोहली चेस करने में कामयाब रहे, क्योंकि जैसे ही वो आउट हुए तो उसके बाद लाइनें लग गई थी, एक के बाद तू चल में आया। लेकिन अली साहब रैंकिंग में आज डेरिल मिचेल भी क्योंकि बड़ा कमाल खेले, लेकिन उनको भी एक दर्जे तरक्की मिली है। अब उनकी अगले बुध को मजीद रन होंगे। अगर अब थर्ड ओडीआई बड़ा डिसाइडर है विराट कोहली और मिचेल के दरमियान, जो थर्ड में रन ज्यादा बनाएगा वो ऑटोमेटिक नंबर 1 बन जाएगा। रोहित शर्मा थर्ड पे आ गए, इब्राहिम जादरान फोर्थ पे हैं, भारतीय कप्तान शुभमन गिल 5वें पे, बाबर आजम 6ठे पे, हमारे बाबर 6ठे पे हैं, हैरी टेक्टर 7वें पे, होप 8वें पे, असलंका 9वें पे, अय्यर 10वें पे और केएल राहुल 11वें पे हैं। तो अली साहब विराट कोहली जो एक फॉर्मेट खेल रहे हैं, इस टाइम कमाल कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, रन्स बना रहे हैं, और इस टाइम पर जब 2 फॉर्मेट में वो रिटायरमेंट दे चुके हैं, एक फॉर्मेट खेल रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि उस एक फॉर्मेट में भी वो अपने आप को टॉप पे उन्होंने रखा हुआ है। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। मैं देख रहा था काफी लोगों ने बयान दे रहे थे, काश चोपड़ा बहुत ये बात कर रहे थे कि अगर आप एक फॉर्मेट खेलोगे तो ना आपकी फिटनेस होगी, ना आपकी फॉर्म होगी, बस आप खत्म, एक का मतलब है दी एंड, आप ओडीआई से ड्रॉप हो जाओगे। तो उन्होंने कहीं ना कहीं उनको भी जवाब दे दिया काश चोपड़ा को कि भाई नहीं, ये देख लो मैं एक फॉर्मेट खेल रहा हूं, आप बोलते थे फिटनेस नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, साल में 10 मैच खेलने हैं, कुछ भी नहीं है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, लेकिन सबसे फ्रेश होकर आप खेल रहे हो। फील्डिंग आपको क्रूशियल मूवमेंट्स पे लॉग ऑन लॉग ऑफ पे कराई जाती है, जहां पे आपको बुलेट फील्डर चाहिए होता है, वहां पर आपके पास सारे अच्छे फील्डर्स हैं, लेकिन विराट कोहली को वहां भेजा जाता है। मतलब कप्तान और टीम की जरूरत है, बैटिंग में वही रन बनाकर दे रहा है, नंबर 1 वो है, और आपको क्या चाहिए, सॉरी टू से, लेकिन अगर इससे ज्यादा आपको चाहिए तो फिर आप अपना दे बताइए कि आपके पास कौन से कोई डॉन ब्रैडमैन या कोई सचिन तेंदुलकर आपके पास बैठा हुआ है। इनसे ऊपर इस टाइम विराट कोहली से ऊपर कोई नजर नहीं आता, ना इंडिया में ना दुनिया में, और यही वजह कि वो नंबर 1 है। खैर, जिसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी वो आ रही है बांग्लादेश बीसीसीआई, बीसीबी, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी जो स्टिल आमने सामने है। कॉन्फ्रेंस कॉल्स हो रही हैं, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन कोई स्टिल सोल्यूशन जो है कोई भी फाइंड करने में जो है कामयाब नहीं हो रहा। स्टिल इस चीज का जो सोल्यूशन है वो नहीं निकल पा रहा। सारे लोग जो है इसका सोल्यूशन निकालने में नाकाम है। बांग्लादेश स्टिल अपनी जिद के ऊपर अड़ा हुआ है। उसका ये कहना है कि मैं इंडिया ट्रैवल नहीं करूंगा। इंडिया बीसीसीआई स्टिल अपनी जिद के ऊपर है, वो कहते हैं वो इनके मैचेस ट्रांसफर नहीं करेंगे। आईसीसी स्टिल अपनी जिद के ऊपर है, उनका ये कहना है कि बांग्लादेश को किसी किस्म की कोई सिक्योरिटी थ्रेट जो है वो नहीं मौजूद है। तो तीनों ने एक डेड लॉक जो है वो इस चीज के ऊपर जो बरकरार रखा हुआ है। डिस्कशंस जो है कंटिन्यू है, आपस में डिस्कशंस जो है वो कर रहे हैं।
आईसीसी कभी डिस्कशन बांग्लादेश के साथ करता है, कभी आईसीसी जाके बीसीसीआई के साथ पॉसिबिलिटीज चेक करने की कोशिश करता है कि यार क्या पॉसिबिलिटी है, क्या करना है बांग्लादेश का, कभी वो उधर से चेक करने की कोशिश करता है, लेकिन डेडलॉक दाऊद साहब बरकरार है और ऐसा लग रहा है कि माइट भी बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप से शायद बाहर भी हो सकता है। देखिए अब इसका हल क्या है, मुझे लगता है कि ये एक हल नहीं है कि बांग्लादेश बाहर हो जाएगा। या आईसीसी या जयशाह बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि एक टेस्ट प्लेइंग नेशन वर्ल्ड कप से बाहर हो जाए, क्योंकि इसमें भी अगर आप देखो तो आईसीसी का भी फेलियर रहेगा और लॉस भी है ना कहीं ब्रॉडकास्टर का भी, और कुछ भी लॉस के अलावा, चलो शायद लॉस इतना ना हो आप बोलो, लेकिन फेलियर एक बहुत बड़ा काले हिंसों में ये चीज लिखी जाएगी। अब इसका हल क्या, सवाल यह है कि बीसीसीआई या इंडिया का यार हमें भी तो नुकसान नहीं हो रहा या हमारी भी वैल्यू नहीं गिर रही, और आप कहो कि बांग्लादेश जो अटल हो गया कि भाई हम तो नहीं जाएंगे, उनकी भी बात रह जाए। मुझे लगता है कि सोल्यूशन यह है कि आपको ग्रुप तब्दील करने पड़ेंगे। अभी इस टाइम एक ग्रुप है जो पूरा का पूरा श्रीलंका में रहेगा। वो कौन सा ग्रुप है? वो ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, आयरलैंड और ओमान। ये ग्रुप है जिसने अपने तमाम मैच कोलंबो और कैंडी में खेले हैं। अगर आप देखो उस ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया टॉप वाली टीम है, श्रीलंका को सेकंड में जरूर सीड किया गया है, लेकिन क्योंकि पता है कि श्रीलंका भी थोड़ी नरम गरम टीम है, तो उसकी वजह से इस ग्रुप में जो तगड़ी टीम है वो एक जिम्बाब्वे और आयरलैंड भी इस ग्रुप की शान बढ़ाते हैं, क्योंकि ऑन द डे हमें पता है श्रीलंका को अपसेट करने की पूरी ताकत है जिम्बाब्वे में भी, जिन्होंने पाकिस्तान की ट्राई सीरीज में भी उनको हराया था, और आयरलैंड भी अपने दिन में श्रीलंका को टफ टाइम दे सकती है। वहीं अगर आप ये इंग्लैंड वेस्टइंडीज वाला ग्रुप देखें, इंग्लैंड टॉप पे है, वेस्टइंडीज आपको 2 पे नजर आ रहा है सीड, जिसने आईसीसी ने 2 नंबर पे वेस्टइंडीज को सीड किया। लेकिन ऑन द डे बांग्लादेश के अंदर पूरी कैपेबिलिटीज है कि वो वेस्टइंडीज को हरा सकते हैं, और इंग्लैंड को भी साथ भी वो अपसेट करने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन वेस्टइंडीज को तो वो लाजमी हरा सकते हैं। चलो इंग्लैंड फिर भी बहुत अच्छी टीम है, शायद उनके लिए हराना मुश्किल हो, 10 में से शायद 1 से 2 बार वो जीत हासिल करें, लेकिन वेस्टइंडीज वाले मैच में तो वो ऑन द डे अपनी अगर अच्छी क्रिकेट, थोड़ी सी भी अच्छी क्रिकेट खेलेंगे, वेस्टइंडीज 100% चोक कर सकता है। अब सवाल यहां पर यह है कि वो जो ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका वाला ग्रुप पूरा का पूरा मैच वहां पे खेलेगा। अभी इशू ये आ रहा है ना कि बांग्लादेश हमें ये कहता है आईसीसी को कि आप मुझे श्रीलंका भेज दीजिए। उस पर आईसीसी कहता है कि इसका मतलब यह है कि इंग्लैंड आपसे खेलने के लिए श्रीलंका जाएगा, वेस्ट इंडीज आपसे खेलने के लिए जाएगा, नेपाल जाएगा, इटली जाएगा। बेहतर यह है कि आप उस ग्रुप से जिम्बाब्वे को लीजिए, जिम्बाब्वे को डाल दें आप दूसरे ग्रुप में, और आप जो यहां की बांग्लादेश है उसको आप डाल दीजिए श्रीलंका के साथ। सेम एज इट इज अगर आप देखो पिछले वर्ल्ड कप में भी इसी तरह से हुआ था, श्रीलंका बांग्लादेश एक ग्रुप में थे और एक बड़ी टीम इनके साथ थी। तो ये आप चीज कर सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, बांग्लादेश को रख दो, साथ इनके आयरलैंड और ओमान, और जो जिम्बाब्वे है उसको आप इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज के साथ डाल दो, साथ इटली और ओमान होंगी। तो ये बड़ा इजीली हो जाएगा। काफी चीजें चल रही थी कि वीजास का इश्यूज चल रहा था, उसमें सिकंदर रजा भी बड़े ट्रेंड पे थे कि उनको भी वीजा नहीं दिया जा रहा। तो पहले आपको बता दें कि जिम्बाब्वे ने अपने सारे मैचेस श्रीलंका में खेलने हैं, उनको इंडिया जाने की जरूरत नहीं है अंटिल अनलेस कि अगर वो सुपर 8 में गए फिर उनके लिए इशू बनेगा कि वीजा दिया जाए, और वीजा इंडिया को देना पड़ेगा। बाकी वो डिले करके अपनी बदनामी खुद ही करेंगे अगर वो डिले कर रहे हैं, जिस तरह से हाईलाइट हो रहा है दुनिया भर में, ये उनको देना पड़ेगा। ये एंड में उनके ऊपर प्रेशराइज भी होगा और वो देंगे, लेकिन बेहतर है कि पहले दे दें। लेकिन पहले आपको बता दें कि जो सिकंदर रजा का इतना ट्रेंड चल रहा है, उन्होंने खेलना ही नहीं इंडिया में जाकर, उन्होंने पहला राउंड तो भी बाहर ही है ना, और उम्मीद यही की जा रही है कि अगर ग्रुप नहीं भी चेंज होते तो जिम्बाब्वे पहले राउंड में बाहर हो जाएगा, तो फिर उनको इंडिया जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन बसूरत दीगर हल यही है बांग्लादेश के मामले का, वीजा देंगे, ये इनका जो भी है ना, मतलब टेक्निकल तरीके से वीजा देना पड़ता है। हाँ, लेकिन मेरे ख्याल से जो सोल्यूशन है बांग्लादेश और इंडिया और आईसीसी वाले मामले का हल वही है कि आईसीसी ग्रुप चेंज कर दे, बांग्लादेश को ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका के ग्रुप में डाल दे, ज्यादा छेड़खानी भी नहीं होगी, और वो पूरा का पूरा श्रीलंका में खेलेगा, और वहां पे कोई ब्रॉडकास्टिंग का या कोई इशू भी नहीं आएगा, कोई हर टीम को ट्रैवल भी नहीं करना पड़ेगा। वो भी आपको खर्चा आता है कि हर टीम का जहाज का खर्चा बार बार आप उठाओगे, बार बार आएगी, बार बार जाएगी। आई थिंक वो एक हर चीज बड़ी मुनासिब से हो जाएगी अगर आप सोल्यूशन निकालना चाहो। हाँ, एक इशू आ जाएगा कि अगर आप सुपर 8 वाली चीज देखोगे फिर वो आपके लिए थोड़ी सी इशू होगी कि अगर बांग्लादेश सुपर 8 में चला गया फिर तो उसको इंडिया में इसके बाद जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान जो आज सेकंड ओडीआई जो जारी हो सारी था, उसमें इंडिया को जो शिकस्त होगी और काफी रगड़ा लगाया न्यूजीलैंड ने। 284 के ऊपर जब इंडिया के 7 खिलाड़ी आउट हुए थे, आज शुभमन गिल की तरफ से 56 रन देखने को मिले, केएल राहुल की सेंचुरी देखने को मिली, लेकिन एज यूजुअल जो है बेसूद साबित हुई। कोई उनकी सेंचुरी का फायदा उस तरह से नहीं हो सका क्योंकि बड़ा रन जो है वो इंडिया कर ही नहीं सका। फिर बारी आई न्यूजीलैंड की, वहां पर अकेले मिचेल जो है पड़ गए। यंग को आज काफी चांसेस मिलते रहे, शुरू में तो यंग से बॉल से प्रॉपर टच भी नहीं हो रहा था, लेकिन फिर उन्होंने इस चांसेस को जो है बड़े रन में कन्वर्ट किया और 87 रन उनकी तरफ से देखने को मिले। और मिचेल की जो सेंचुरी थी उसने 131 रन से टोटल जो पारा है वो पार दिया। देखिए, कुछ टारगेट इतना बुरा भी नहीं था 285 रन का, लेकिन ऐसे लग रहा है कि कुलदीप यादव टोटली क्लूलेस हुए हैं। उनको मंदिर के घंटे की तरह जाके हर कोई टीम आती है बजा के चली जाती है। मतलब हम कहते थे यार कुलदीप यादव दोनों तरफ स्पिन कर सकते हैं,
गूगली, फ्लिपर, क्या क्या उनके पास है, लेग ब्रेक। वो वसीम अकरम इतनी उनकी तारीफें करते थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इतने क्लूलेस, इतने कोई निकम्मे नखट्टू। पहले उनको साउथ अफ्रीका ने ट्रैश किया और अब हमने देखा कि पूरी तरीके से डैरिल मिचेल, विल यंग और न्यूजीलैंड ने उनका भुरगस निकाल के रख दिया कुलदीप यादव का। 10 ओवर में 82 रन। इससे पहले साउथ अफ्रीका ने भी उनको खूब दुम्बे की तरह उनको खूब पीटा था। फिर अली साहब मुझे नजर आता है कि अभी अगर आप देखो, इसमें केन विलियमसन इस न्यूजीलैंड की टीम में नहीं है, इसमें लॉकी फर्गुसन नहीं है, मैट हेनरी नहीं है, इसमें बहुत बड़े बड़े नाम अगर आप देखो नहीं है। क्योंकि काफी बात की जाती थी कि जब हम खुद बात करते थे कि जब न्यूजीलैंड अपनी टीम पाकिस्तान भेजता था तो उसमें 4-5 खिलाड़ी नहीं होते थे, उसको बी टीम कहा जाता था, सी टीम कहा जाता था। ये भी कोई न्यूजीलैंड के 4-5 खिलाड़ी इसमें नहीं है, लेकिन उसके बाद अगर इंडिया इनसे भी नहीं जीत पा रहा तो बड़ी अजीब सी बात है। इस पर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अली साहब, और वो ये है, चलो आज तो डैरिल मिचेल ने वन साइड मैच आउट क्लास किया इंडिया को, लेकिन इंडिया लगातार साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी एक मैच हारा था और वो भी आपको सामने नजर आई थी कि इंडिया के पास ओडीआई में हार्ड हिटिंग की कैपेबिलिटीज है ही नहीं। आप देखो आखिरी 4 ओवर में इन्होंने क्या किया कि राहुल ने सेंचुरी जरूर स्कोर की, पर वही बेचारा एक बंदा था जो रन बना रहा था। और चलो हर मैच में विराट कोहली या रोहित शर्मा नहीं करके देंगे, नीचे से कुछ हो ही नहीं रहा। स्पेशली रविंद्र जडेजा, उनके रोल के ऊपर डबल सवालिया निशान है कि भाई आप उनको हर मैच में 11 पे खिला रहे हो। चलो मान लिया आज विकेट्स जल्दी गिर गए थे, उनको एंकरिंग की जरूरत थी, गेम को चलाई, लेकिन उसके बावजूद भाई आप हार्ड हिटिंग भी तो करो। विकेट कोई फ्लैट था, कोई इतना कुछ नहीं था कि आपसे बिल्कुल बैटिंग नहीं हुई। जडेजा बिल्कुल नाकाम, बिल्कुल फारिग, कुछ भी उनसे नहीं हो रहा। फिर नीचे से नितेश कुमार रेड्डी, अगर सॉरी टू से अगर उनको हार्ड हिटिंग का रोल दिया जा रहा है, मैं नहीं समझता कि वो पूरी तरीके से वो निभा रहे हैं। टोटली बेकार और पैथेटिक परफॉर्मेंसेस इंडिया की जो हार्ड हिटिंग की कैपेबिलिटी है, स्पेशली नंबर 6 और 7 वाला जो खिलाड़ी है, इवन 8 में भी आपके पास एक ऐसा होना चाहिए जो अच्छी हार्ड हिटिंग कर सके। वो हर्षित राणा पे टोटली रिलाई करें। यार वो बॉलर है, ठीक है, वो कभी कभी आकर बैटिंग कर देगा, लेकिन आप उसको मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हो। तो मैं समझता हूं वो नंबर 9 है। 8 नंबर का खिलाड़ी हर्षित राणा नहीं है। वो जैसे हमारे हसन अली बैटिंग कर जाते थे, वो बस ऐसे ही बैटिंग कर जाते हैं, कभी बल्ला घुमा दिया तो घुमा लिया। वो आप नंबर 9 पे आप उसको खिला सकते हो। इंडिया की बैटिंग इंतहाई शॉर्ट नजर आती है क्योंकि हर्षित राणा 8 पे आ जाते हैं। डिपेंड ही रोहित शर्मा विराट कोहली पे कर रहे हो। आप इमेजिन करो कि जडेजा नंबर 6 पे खेल रहे हैं, मतलब ये तो बैटिंग जडेजा 6 पे कैसे, और फिर वो इतना स्लो खेल रहे हैं, ऐसा लग रहा है जडेजा भी हार्ड हिटिंग करना भूल गए। तो अगर इंडिया इस स्ट्रेटजी के साथ जाएगा ओडीआई में कि हार्ड हिटर के है ही नहीं, ठीक है, मैं मानता हूं कि हार्दिक पांड्या नहीं है, जब वो आएंगे तो शायद ये मसला समहाउ रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि हार्दिक पांड्या इन ओडीआई तो इंजरी प्रॉन्स हैं, आपको उनका बैकअप भी कोई होना चाहिए। ठीक है, ऋषभ पंत इंजर्ड हो गए, उनको खेलने का मौका नहीं मिल सका, लेकिन आप इवन तिलक वर्मा को यहां पे ग्रूम कर सकते हो, तिलक वर्मा को आप यूटिलाइज कर सकते हो। आपके पास रिंकू सिंह जैसे खिलाड़ी हैं, आपके पास शिवम दुबे जैसे खिलाड़ी हैं, आप उनको इस नंबर पे ट्राई कर सकते हो। लेकिन ये कह देना कि नितेश कुमार रेड्डी का आप जा रहे हैं, जडेजा 6 पे खेल रहे हैं, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल ही बेकार कॉम्बिनेशन है। और न्यूजीलैंड ने अच्छी तरीके से और पूरी तरीके से इस इंडियन टीम को पनिश किया। और 2 नाम थे, डैरिल मिचेल और दूसरा नाम था विल यंग, दोनों ने आउट क्लास कर दिया इंडिया को। तो चलो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपको आगे पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए और वही कर लीजिए, हमारे फेस पेज को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। फिर आप सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, ख्याल रखिएगा।